डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। उसमें आज हम डीसी जनरेटर का अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमने बाकी के डीसी जनरेटर पूरा पढ़ लिया है, डीसी शंट, कंपाउंड और सीरीज जनरेटर, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जिसने भी हमारी लास्ट की वीडियो ना देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। 80% आपका डीसी जनरेटर ख़त्म हो चुका है और आज की क्लास में और कल की क्लास में मैं आज डीसी जनरेटर को फिनिश कर दूँगा, ठीक है। तो अब हम क्या बात करेंगे, लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में लॉसेस, देखिए कोई मशीन अगर डिज़ाइन हुई हो तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो डीसी जनरेटर में भी लॉसेस होते हैं। तो वो कौन कौन से लॉसेस होते हैं उनको हम पता करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम एक चीज़ पता करेंगे कि इफ़िशिएंसी क्या होती है, ठीक है। इफ़िशिएंसी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है और इफ़िशिएंसी किस प्रकार से लॉसेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इस इफ़िशिएंसी किस प्रकार से लॉसेस पर डिपेंड करती है, हम ये चीज़ पहले पता कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें आपसे कि मैंने मान लिया इफ़िशिएंसी यानी दक्षता। इफ़िशिएंसी को हम लोग किससे लिखते हैं, ईटा से लिखते हैं, ओके। तो होता क्या है, हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी मशीन को जब हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट मतलब हमने किसी भी मशीन को कुछ दिया तो इनपुट किसके बराबर होगा, आउटपुट मतलब जो हमें लोड पे मिलेगा प्लस उसमें जो लॉसेस होंगे, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, इनपुट के बराबर होता है। मतलब किसी मशीन को अगर हमने 100 वोल्ट दिया, 100 वोल्ट मान लो हमने किसी को वोल्टेज दिया, ठीक है। आउटपुट में हमें 80 वोल्ट मिला, 20 वोल्ट क्या हुआ, वो लॉसेस हो गए। 20 वोल्ट क्या हुआ, लॉसेस हो गए, ठीक है। मशीन में बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए तो कहीं ना कहीं लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो 20 लॉसेस हो गए, तो इन दोनों का योग किसके बराबर हुआ, इनपुट के बराबर हुआ। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमें निकालनी क्या, इफ़िशिएंसी है ना। इफ़िशिएंसी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, इफ़िशिएंसी ईटा बराबर आउटपुट बटे इनपुट। क्या, आउटपुट बटे इनपुट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आउटपुट और इनपुट, ठीक है। आउटपुट बटे इनपुट इफ़िशिएंसी निकालने का तरीका होता है ये, ठीक है। अब इनपुट बराबर हमने क्या लिखा था, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो इस इनपुट की जगह हम आउटपुट प्लस लॉसेस नहीं लिख सकते, तो लिख लीजिए ईटा बराबर आउटपुट बटे इनपुट की जगह आउटपुट प्लस लॉसेस ओके, प्लस लॉसेस हमने लिख लिए। अब हम बात करते हैं कि ये केस जब भी इस तरीके से हम लोग लॉसेस को इफ़िशिएंसी को फाइंड करेंगे, इफ़िशिएंसी को इस तरीके से फाइंड करेंगे तो किसके केस में करेंगे, जनरेटर के केस में। किसके केस में, जनरेटर के केस में। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर के केस में। किसके केस में, जनरेटर के केस में, ओके। ईटा बराबर, तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ईटा बराबर आउटपुट बट्टे आउटपुट प्लस लॉसेस। किसके केस में, जनरेटर के केस में। जी फॉर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जनरेटर, ठीक है। जी फॉर जनरेटर। अब हमने इफ़िशिएंसी आपको क्यों बताई है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि इफ़िशिएंसी हमने आपको क्यों बताई। क्या ये ऐसे ही बता दिया, नहीं ऐसे नहीं बताया। अब आप देखिए इफ़िशिएंसी और लॉसेस एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। अगर हम यहाँ से, आप इसी फॉर्मूले में देखिए, अगर मैं यहाँ से लॉसेस को बढ़ा दूँ, ओके, लॉसेस बढ़ा दूँ तो इफ़िशिएंसी क्या होगी, अगर मैं लॉसेस बढ़ाऊँगा तो इफ़िशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। इफ़िशिएंसी का मतलब दक्षता होती है, ठीक है। अगर हम लॉसेस को बढ़ा दें, यार कोई मशीन है उसमें हम बहुत ज़्यादा लॉसेस को बढ़ा दें, ठीक है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हो तो उसकी इफ़िशिएंसी कम होगी, उसकी दक्षता कम हो जाएगी, मतलब वो कम वर्क करेगी, कम हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगी, है ना। तो वही चीज़ है, अगर मैं इफ़िशिएंसी बढ़ा दूँ तो लॉसेस कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे भाई, अब दक्षता हमने बढ़ा दी तो लॉसेस कम है भाई। अगर लॉसेस कम कहीं पे भी होते हैं, लॉसेस कहीं पे भी होते हैं तो उसकी इफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ट्रांसफार्मर ही समझ लो आप, ट्रांसफार्मर में लॉसेस बहुत कम होते हैं तो इसकी इफ़िशिएंसी कितनी होती है, काफ़ी हाई होती है, ठीक है। और डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में लॉसेस अगर हम बढ़ाएंगे तो इफ़िशिएंसी कम हो जाएगी, इफ़िशिएंसी को बढ़ाएंगे तो लॉसेस कम हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं, अगली चीज़ बात करते हैं कि अब हमें लॉसेस पढ़ लेते हैं ना। तो लॉसेस मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि लॉसेस हमारे क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इसको आपको बताएंगे, ये देखना है आपको। लॉसेस का मतलब होता है हानियाँ,
लॉसेस का मतलब होता है हानियाँ। ओके, अब ये कितने टाइप के होते हैं ये आपके क्वेश्चंस में वो पेपर में आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे डीसी जनरेटर में जो लॉसेस होते हैं, डीसी जनरेटर में जो लॉसेस होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा होता है कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट लॉस। ओके, कांस्टेंट लॉस। और दूसरा हमारा क्या होता है? वेरिएबल लॉस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लॉसेस डीसी जनरेटर में जनरली देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कांस्टेंट लॉस और दूसरा वेरिएबल लॉस। ठीक है, तो इसमें बात क्या है, कांस्टेंट लॉस का मतलब है कि स्थिर लॉस। ठीक है, स्थिर लॉस। अगर हमने किसी मशीन को डिज़ाइन किया और उसमें एक बार किसी पार्ट्स को लगा दिया, तो उसमें उस पार्ट्स के द्वारा जो भी लॉसेस होंगे उनको हम कांस्टेंट लॉस बोलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब हम रनिंग कंडीशन में तो उस पार्ट्स को हटा नहीं सकते, है ना। एक बार मशीन में पार्ट फिट हो गया तो हो गया, तो इसलिए उन लॉसेस को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल लॉसेस किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल लॉसेस हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि कॉपर की कोई बाइंडिंग है, अगर हमने कॉपर की बाइंडिंग लगा दी, ठीक है, उसमें हमने कोई भी सप्लाई दे दी, मान लो हमने 20 वोल्ट दे दिया, ठीक है, फिर हमने थोड़ी देर बाद 30 वोल्ट दे दिया, तो मतलब क्या है कि वोल्टेज कम या ज़्यादा जब हम देते हैं तो उनको हम वेरिएबल की कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, उनको जब हम वोल्टेज कम या ज़्यादा देते हैं तो उसको वेरिएबल की कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की हमने बात करी। वेरिएबल का मतलब है कि लोड के अकॉर्डिंग लॉसेस में परिवर्तन होना, लोड के अकॉर्डिंग लॉसेस में परिवर्तन होना। मतलब लोड अगर बढ़ रहा है तो आपके लॉसेस भी बढ़ रहे हैं, लोड कम हो रहा है तो लॉसेस भी कम हो रहे हैं ना, तो ये वेरिएबल लॉसेस की श्रेणी में आ जाते हैं। अब कांस्टेंट लॉसेस की हम बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट लॉसेस भी अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। पहला हमारा क्या होता है? कोर लॉस। कोर लॉस कौन सा होता है? कोर लॉस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? आयरन लॉस। क्या बोलेंगे? आयरन लॉस। ठीक है, और दूसरे जो लॉसेस हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे मैकेनिकल लॉस। ठीक है, तो 2 प्रकार के हमारे कौन से लॉसेस होते हैं? कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो कोई पूछेगा कि कांस्टेंट लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोर लॉस की। तो कोर लॉस जो होते हैं वो भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। तो देखिए कोर लॉस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कोर लॉस होता है हिस्टेरेसिस। कोर लॉस के अंदर पहला लॉस हमारा कौन सा होता है? हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, हिस्टेरेसिस लॉस। और दूसरा हमारा लॉस होता है एडी करंट लॉस। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कोर लॉस के अंदर कौन कौन से लॉस होते हैं? तो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की कोर में कौन कौन से लॉस होते हैं, तो आप बताएंगे हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, तो ये आप आराम से बता सकते हैं। अब हम मैकेनिकल लॉसेस की बात कर लें, तो मैकेनिकल लॉसेस की बात करें तो मैकेनिकल लॉसेस भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से लॉसेस होते हैं मैकेनिकल लॉसेस में? ये हम बता दें आपको। पहला होता है हमारा विंडेज लॉसेस, मतलब जो हवा के द्वारा होता है ना, विंडेज लॉस। पहला लॉस कौन सा होता है? विंडेज लॉस। और दूसरा लॉस होता है हमारा कौन सा? दूसरा लॉस हमारा होता है फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, ये 2 प्रकार के हमारे लॉसेस होते हैं। किसमें? मैकेनिकल में। ठीक है, विंडेज लॉसेस का मतलब है जो हवा के द्वारा लॉसेस हो रहे हैं, और फ्रिक्शनल लॉसेस का मतलब है जो घर्षण के द्वारा लॉसेस हो रहे हैं। मतलब कम्यूटेटर और ब्रशेस के मध्य कैसा कांटेक्ट होता है? स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है। तो उसमें जो लॉसेस होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। वियरिंग्स में फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों में कौन से लॉसेस होते हैं? फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे, ये तो कांस्टेंट लॉसेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? वेरिएबल लॉसेस की बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल लॉसेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले वेरिएबल लॉसेस को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। किसमें? 2 भागों में। तो पहला लॉस जो हमारा होता है वो होता है हमारा कॉपर लॉस। ठीक है,
कॉपर लॉस। ठीक है, ये किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? लोड पर डिपेंडेंट रहते हैं, और के लोड पर डिपेंडेंट रहते हैं। और दूसरा हमारा होता है स्ट्रे लॉस, दूसरा हमारा होता है स्ट्रे लॉस। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब कॉपर लॉस भी अपने दो प्रकार के होते हैं। कॉपर लॉस भी अपने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पहला लॉस कौन सा होगा इसमें? पहला लॉस होता है हमारा आर्मेचर, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस। ओके, आर्मेचर कॉपर लॉस। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? फील्ड कॉपर लॉस। दूसरा हमारा होता है फील्ड कॉपर लॉस। दूसरा कौन सा होता है? फील्ड कॉपर लॉस। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम उसकी बात करते हैं, स्टेट लॉसेस क्या होते हैं। तो स्टेट लॉसेस भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ स्टेट लॉसेस, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, आप यहाँ देख लीजिए, है ना। स्ट्रे लॉस, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो कोर होता है, और दूसरा कौन सा? कॉपर लॉस। ओके, कोर लॉस और कॉपर लॉस। तो अब हम आपको एक बार और ये वाली बातें समझा देते हैं कि यार ये लॉसेस क्यों होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ठीक है, इनको इन कैटेगरी में क्यों रखा गया है, ये चीज़ें आपको समझनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लॉसेस होते हैं? कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस, ठीक है। फिर कांस्टेंट लॉस भी अपने दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कोर लॉस या फिर आयरन लॉस, और दूसरा कौन सा होता है? मैकेनिकल लॉस, ठीक है। अब कोर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर लॉस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर लॉस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है और दूसरा एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोर लॉस कितने प्रकार के होते हैं। तो कोर लॉस दो प्रकार के होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा एडी करंट लॉस। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब मैकेनिकल लॉसेस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, विंडेज लॉस होता है और दूसरा फ्रिक्शनल लॉस होता है, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस हवा के द्वारा होता है, फ्रिक्शनल लॉस घर्षण के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस, भाई कॉपर की बात करें तो कॉपर आर्मेचर में जो बाइंडिंग होती है वो किसकी होती है? कॉपर की तो बनी होती है। तो इसलिए आर्मेचर के अंदर जो लॉसेस होंगे वो कौन से होंगे? कॉपर लॉसेस होंगे। अब फील्ड बाइंडिंग किसकी बनी होती है? वो भी कॉपर की बनी होती है। तो फील्ड बाइंडिंग में जो लॉसेस होंगे वो किसके होंगे? फील्ड कॉपर लॉस होंगे, ठीक है। स्ट्रे लॉसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस की, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस की हम बात कर लेते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टैरिसीस लॉस, पहला लॉस हम समझते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। कौन सा लॉस है ये? हिस्टैरिसीस लॉस। तो हम देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस आखिर बात होता क्या है ना। हिस्टैरिसीस लॉस हम समझते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस की हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक कर्व बनाना पड़ेगा, है ना। एक फिगर ड्रॉ करना होगा, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो एक हम VH कर्व बनाते हैं। कौन सा कर्व? VH कर्व बनाते हैं। एक हम VH कर्व बनाते हैं। तो VH कर्व में क्या होता है? हमने इसको मान लिया क्या? V। इसको क्या मान लिया मैंने? V। और इसको मैंने मान लिया H, ठीक है। इसको मैंने मान लिया V और इसको मान लिया मैंने H। अब H बराबर हम लोग सब जानते हैं। देखो, H का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका मतलब होता है? H का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। V का मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी। क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व, ठीक है। फ्लक्स घनत्व, ये किसका मतलब होता है? V का। तो H बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं NI/L। H बराबर NI/L, जहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और I क्या है? करंट, L है लेंथ। L क्या है? हमारी लेंथ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब V बराबर क्या होता है? phi/A। V बराबर क्या होता है? phi/A। कहने का मतलब ये है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी,
ओके। तो और अगर हम फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ेगी, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है ये हमारा एक पॉइंट है। सबसे पहले हमने इस कॉइल को क्या किया, हमने कोर को एनर्जाइज किया। क्या किया? एनर्जाइज किया। क्यों एनर्जाइज, कैसे किया? इसको हमने सप्लाई दे दी। जब हमने इसको सप्लाई दी तो इसका करंट कुछ इस तरीके से बढ़ा, ठीक है। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा फ्लक्स भी बढ़ रहा है। ये वाली लाइन क्या है, फ्लक्स की। ये वाली लाइन क्या है, आपकी करंट की, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या, फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आप एक देखिए, ये जीरो कंडीशन है किसकी, करंट की। ये जीरो कंडीशन है किसकी, करंट की, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फ्लक्स है। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जैसे जैसे हमने इसको करंट को बढ़ाया था वैसे वैसे हमारा फ्लक्स भी बढ़ा था। और जब फ्लक्स बढ़ा था तो एक कंडीशन ऐसी आई इस पॉइंट पे, ये सैचुरेट हो गया। ये क्या हो गया, सैचुरेट। फिर हम क्या करेंगे, फ्लक्स करंट को कम करेंगे तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम होकर हमारा यहाँ रुक जाएगा। और देखिए करंट हमारा क्या हो रहा है, करंट हमारा यहाँ पे जीरो हो गया आके, यहाँ पे करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि करंट जीरो हुआ है लेकिन फ्लक्स अभी जीरो नहीं हुआ। मतलब अगर फ्लक्स जीरो होता तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे ही आ जाता, तो फ्लक्स तो हमारा जीरो नहीं हुआ ना। तो इस जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला बीच वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे एक फ्लक्स डेवलप है। उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स। रेसिडुअल फ्लक्स हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो होगा क्या कि इस फ्लक्स को हटाने के लिए हम इस जीरो वाले करंट के अपोजिट एक करंट अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, एक करंट अप्लाई कर देते हैं। करंट अप्लाई करते हैं तो उसी करंट, मतलब जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट करंट लग रहा है तो फ्लक्स भी डेवलप होगा। तो ये फ्लक्स आपस में क्या कर देगा, कैंसिल आउट करेगा। तो होता क्या है, जो रेसिडुअल फ्लक्स को हटाने के लिए हम लोग जो फोर्स लगाते हैं, इस फ्लक्स को हटाने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोरिसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, कोरिसिव फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग क्या करते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स को मतलब अपशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोरिसिव फोर्स को लगाते हैं। कौन से फोर्स को लगाते हैं, कोरिसिव फोर्स को लगाते हैं। जब हम कोरिसिव फोर्स अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है, इसकी कोर पे हम कोरिसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इसके फ्लक्स को ये क्या कर देगा, डीमैग्नेटाइज कर देगा। मतलब इस फ्लक्स को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। करंट अगर जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा इस फोर्स को लगने के बाद, ठीक है। तो ये कंडीशन कब होती है, जब, एक पॉइंट लिख लीजिए आप, जब लोडिंग एनर्जी डीलोडिंग एनर्जी के बराबर ना हो, ठीक है, बराबर ना हो, तो वह किसकी कैटेगरी में आता है, तो वह हिस्टैरिसीस लॉस की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिस्टैरिसीस लॉस किसकी श्रेणी में आता है, जब लोडिंग एनर्जी डीलोडिंग एनर्जी के बराबर ना हो तो वहाँ पे कौन सा लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस उत्पन्न हो जाएगा। देखिए जहाँ पे लोडिंग एनर्जी डीलोडिंग एनर्जी के बराबर ना हो वहाँ पे कौन सा लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा, ठीक है। वहाँ पे कौन सा लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा।
अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। WH बराबर, H फॉर हिस्टैरिसीस, W फॉर वॉट, हिस्टैरिसीस लॉसेस हमें करना है, कैपिटल H मैंने लिया है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V की पावर 1.6, ये इसका फॉर्मूला होता है F इंटू V, ठीक है, F इंटू V। अब देखिए ये क्या है, V हमारा है फ्लक्स डेंसिटी, V क्या है लिख देता हूँ मैं, V बराबर फ्लक्स डेंसिटी और F बराबर फ्रीक्वेंसी और V बराबर वॉल्यूम ऑफ द कोर, मतलब कोर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कोर, कोर का आयतन, ठीक है। तो हमारे हिस्टैरिसीस लॉसेस किस किस पर डिपेंड करेंगे, कोर पर डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगे और वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे। अगर हम इसका वॉल्यूम बढ़ा दें तो हिस्टैरिसीस लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ जाएंगे, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा दूं तो भी हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ जाएंगे, और इन सभी को अगर हम कम कर दें तो हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हमारी होती है वॉट, वॉट या फिर यूनिट होती है इसकी जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ओके, जूल पर सेकेंड। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए ये तो हमारा क्या था, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस हो गया। अब हमारा एडी करंट लॉस है, ठीक है, लेकिन एडी करंट लॉस को हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडी करंट लॉस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ द डीसी जनरेटर, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।